सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक नाम सब लोगों का वेलकम करता हूँ। चलिए फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल नया चैप्टर आज हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के चैप्टर का नाम थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे, सिंक्रोनस मोटर। ये हमारी लास्ट मोटर बची हुई है, ठीक है। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरी बिल्कुल लास्ट मोटर रहने वाली है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो अपन बोर्ड पे नाम लिख देते हैं। सर्वप्रथम हम नामकरण संस्कार कर देंगे हमारी इस मोटर का। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। दिख रहा है सबको, विजिबल है? सिंक्रोनस मोटर, बात करें तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तुल्यकालिक मोटर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं नाम लिख रहा हूं, सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर। ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है दिख रहा है क्या सब लोगों को? जो मैंने बोर्ड पे नाम लिखा है वो सब लोगों को दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? गुड मॉर्निंग लोकेश, करण गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, चंद्रकला जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जो मैंने बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखा है वो सबको विजिबल है क्या? क्योंकि आज मेरे पास मोबाइल नहीं है देखने के लिए कि क्लास कैसी विजिबल है, तो आप लोग बताते रहना। चैप्टर के नाम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, ये बताओ पहले कमेंट करके। विपुल त्रिपाठी जी, विपुल जी स्वागत है आपका। कहाँ से हैं विपुल? कमेंट करके बताएंगे आप कहाँ से हैं, पहली बार जुड़ेंगे क्लास में। चलिए, तो हमें पढ़ना है सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि सिंक्रोनस मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि मैं क्या कहूंगा, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है। दिख रहा है? मॉर्निंग मॉर्निंग विष्णु जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। हिंदी तो सबको पता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? सिंक्रोनस मोटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंक्रोनस मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मोटर को ही सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कि सिंक्रोनस मोटर बिल्कुल किसके समान होती है? इसकी संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर बराबर किसके होती है? अल्टरनेटर के। लेकिन किस रिस्पेक्ट में? कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में। यानी कि सिंक्रोनस मोटर की संरचना बिल्कुल समान होती है अल्टरनेटर की तरह। पवन गुड मॉर्निंग, विष्णु जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, हम ये कह सकते हैं यानी कि अब अगर अल्टरनेटर के समान है तो यहां पे वही फिर दो हिस्से हो गए, स्टेटर और रोटर। यहां स्टेटर को आर्मेचर भी कहा जाता है, स्टेटर को आर्मेचर भी कहा जाता है। तो लिख देते हैं स्टेटर को आर्मेचर भी कहा जाता है। अब स्टेटर को कौन सी सप्लाई देंगे? 3 फेज एसी। और रोटर को हम लोग कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई। किसके द्वारा देते हैं? डीसी शंट मोटर के थ्रू, शंट या कंपाउंड मोटर के थ्रू सप्लाई दी जाती है। क्या ये सब चीजें मैंने अल्टरनेटर में आप लोगों को पढ़ी थी? ध्यान है क्या कि स्टेटर पे 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, रोटर पे डीसी सप्लाई देंगे। अब क्या होगा? स्टेटर पे एसी सप्लाई देने के बाद क्या होगा? ये देखो पुरानी चीजें रिकॉल कर रहा हूं जो कि यहां काम आएगी। भाई जैसे ही आपने स्टेटर पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी 3 फेज की, क्या पैदा होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र। और डीसी पे सप्लाई दोगे तो क्या होगा? पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। घूमेगा नहीं, पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र। पल्सेटिंग, या मैं इसे ये भी कहूंगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये डीसी सप्लाई रोटर को क्या बना देता है? परमानेंट मैग्नेट।
क्लियर है कि भाई देखिए यहां से ये चीज समझिए कि सिंक्रोनस मोटर के अल्टरनेटर की तरह दो हिस्से होंगे, एक तो होगा स्टेटर, एक होगा रोटर। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दूंगा, 3 फेज सप्लाई देने से स्टेटर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। अब जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगा, अब रोटर के ऊपर मैंने क्या करा, डीसी सप्लाई दी। रोटर के ऊपर डीसी सप्लाई देने से रोटर मेरा मैग्नेटिक बन जाता है, उसको ऊपर एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, लेकिन वो घुमाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई दी है। जब आप एसी सप्लाई दोगे तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। डीसी सप्लाई में क्या सिर्फ चुंबक बन जाता है परमानेंट, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब देखिए ये पल्सेटिंग हो गई, यानी कि ये नहीं घूमेगा और यहाँ स्टेटर पे सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। इतनी बात हो गई। अब देखिए तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में, मोटे मोटे तौर पे मैंने सिंक्रोनस मोटर का आपको कंस्ट्रक्शन समझा दिया है, ये समझ में आ गया। अब एक चीज जो हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए चलनी है वो देख लेते हैं कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में जो अंतर होते हैं उसे आपसे देखते हैं। सबसे पहली चीज, सिंक्रोनस मोटर को मैं एसएम लिख रहा हूं, ठीक है, एसएम यानी कि सिंक्रोनस मोटर की गति नियत रहती है, यानी कि थोड़े बहुत लोड परिवर्तन से इसकी गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी गति कांस्टेंट रहती है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है। गुड विश्वजीत, गुड मॉर्निंग सर, गोरखपुर से विश्वजीत जी स्वागत है आपका। तो ध्यान रखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर की गति कांस्टेंट रहती है, इतनी चीज ध्यान आप लोगों को। तो बस यहां से हम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए ये सारी चीज जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, एक एक पॉइंट कि भाई सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर पे कौन सी सप्लाई दी जाती है, 3 फेज एसी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां पैदा होता है, स्टेटर पे या आर्मेचर पे। परमानेंट मैग्नेट कहां बनती है, रोटर के ऊपर बनती है। रोटर को डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई कहां से दी जाती है, डीसी शंट या कंपाउंड मोटर से दी जाती है। अगर ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है तो फिर अपन लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बता दो। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अपन लोग अब आगे की तरफ देखते हैं। चलिए वेरी गुड अनिल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हमें इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी कि किस तरह से ये कार्य करती है। तो वर्किंग के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो क्या है, स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर की वाइंडिंग हो गई। ठीक है, गुड मॉर्निंग पायल जी। चलिए तो ये स्टेटर की वाइंडिंग हो गई। अब इस स्टेटर के अंदर क्या फिट किया जाता है, एक रोटर फिट किया जाता है। और इस रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब एक चीज क्या देखेंगे कि स्टेटर को सप्लाई कहां से दी जाती है, एसी 3 फेज। लेकिन बात करें रोटर की सप्लाई की, तो रोटर को सप्लाई कहां से दी जाती है, डीसी सप्लाई दी जाती है। रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। सर इंग्लिश साथ हिंदी बताते जाओ प्लीज। हाँ हिंदी में हर एक का नाम बता रहा हूं ना भाई। देखो कि स्टेटर का नाम तो स्टेटर ही है, स्टेटर का नाम तो स्टेटर ही रहेगा। अब देखिए होगा क्या, अब यहां से देखो पिक्चर स्टार्ट होगी। ये देखिए जैसे ही आपने इसे डीसी सप्लाई दी रोटर को, तो क्या होगा, ये एक परमानेंट चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमानेंट चुंबक, यानी कि इसका एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। मैं कहूं ईएमएफ भी पैदा हो गया, कोई बात नहीं। अब लेकिन जो रोटर स्टेटर था, अब स्टेटर के अंदर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घूमना स्टार्ट करेगा, चुंबकीय फ्लक्स घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र ने घूमना स्टार्ट करा। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा, देखो मान लेता हूं यहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, और फिर हाँ चलो इसको ऐसे रहने दो बस। ठीक है, नॉर्थ के बाद साउथ पोल आ गया। तो यानी कि स्टेटर ने अपने नॉर्थ साउथ पोल बना ली चलिए। लेकिन अब हमारा जो रोटर है वो भी तो अपने नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा। तो चलिए इसने भी अपने नॉर्थ और साउथ पोल बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए अब इसके नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बनेंगे, मान लीजिए एस एन एस एन एस और एन, ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल बन गए। क्या सबको ये चीज क्लियर विजिबल है क्या? अब देखो
जब स्टेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र घूमता हुआ रहेगा, लेकिन रोटर पे एक बार जो चुंबकीय पोल बन गए, देखो ये देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ और साउथ। अब रोटर के ऊपर एक बार जो चुंबकीय क्षेत्र बन गए वो बने रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं, लेकिन स्टेटर के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, घूमता रहेगा। यानी कि साउथ अभी इधर है तो इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर 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 इधर, यानी कि ये घूमता रहेगा। और नॉर्थ भी अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। देखो अब एक कंडीशन कैसी आएगी कि जो साउथ है वो साउथ की तरफ रहेगा और नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहेगा। अब मैं मान लेता हूं कि नॉर्थ साउथ की तरफ है, अब इसे थोड़ा सा ऐसे बना लो, तो ये साउथ और ये नॉर्थ। अब आप देखो एक साउथ पोल है और एक तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है जब अपोजिट पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब अगर अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, गुड मॉर्निंग नीलम जी, तो अब जब अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो इससे होगा क्या दोस्तों कि ये मूवमेंट करने लगेगा, ये मूवमेंट करने लगेगा और इसी के साथ धीरे धीरे दिशा में आगे घूमने लगेगा। इसी के साथ ये इसकी दिशा में आगे घूमने लगेगा, किसके साथ, रोटर के साथ। रोटर जो है स्टेटर के साथ घूमने लगेगा, कब, जब अपोजिट पोल होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन मानो कि ये थोड़ा बहुत ही घूमेगा। अब मैंने क्या करा कि अपने रोटर को थोड़ा सा घुमाया, अपने रोटर को किसी भी चीज की मदद से, भारी चीज की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया। जैसे ही एक बार मैंने इसके रोटर को घुमा दिया, तब ये क्या करेगा, जैसे जैसे मेरा रोटर घूम रहा है, स्टेटर घूम रहा है, तो इसने, गुड मॉर्निंग साहिल, देखो रोटर की बात ध्यान से सुनना, फिर बार बार आपको समझ में नहीं आएगी। रोटर का नॉर्थ पोल और स्टेटर का साउथ पोल आपस में आया सामने, ये अपोज रिपेल करेंगे, ठीक है, सॉरी आकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ लॉक हो गए। ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, लॉक हो जाएंगे। भाई साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के साथ लॉक हो गए। अब जैसे जैसे स्टेटर की फील्ड घूमेगी वैसे वैसे मेरा रोटर भी घूमने लगेगा, यानी कि मेरा रोटर स्टार्ट हो गया, मेरी सिंक्रोनस मोटर चल गई। लेकिन ये तो तब होता जब हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं, लेकिन जब नॉर्थ पोल थोड़ा सा आगे घूमेगा, ये तो घूमता रहेगा, ये आगे घूमेगा तो फिर साउथ पोल आ जाएगा नॉर्थ पोल के पास। क्या होगा भाई, साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आ गया। अब जैसे ही ये साउथ पोल के पास आया, तो आप लोगों को ये चीज भी पता है, साउथ और साउथ यानी कि जब दो एक जैसे पोल पास पास में होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल, प्रतिकर्षण यानी कि रिपेल होता है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे, उस समय पे ये घूमना बंद कर देगा, ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो इस तरीके से एक बार साउथ पोल और एक बार नॉर्थ पोल के संपर्क में आने से, ठीक है, ये जो रोटर के पोल का अपोजिट पोल के संपर्क में बार बार आने से क्या होता है, ये घूमना स्टार्ट नहीं करता है, इसकी लॉकिंग हो जाती है, घूमना बंद कर देता है। तो इसीलिए मैं एक चीज क्या कहता हूं, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो आप क्या समझेंगे कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि रोटर के पोल स्थिर रहेंगे, स्टेटर के पोल लगातार बदलते रहेंगे, और स्टेटर और रोटर के लगातार पोल बदलते रहने के कारण इनकी आपस में लॉकिंग नहीं हो पाएगी, जिस वजह से मेरी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अब भाई मोटर स्टार्ट नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे मेरी मोटर को तो चलाना है, एनी हाउ माई मोटर इज टू रन। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नई चीज लेके आएंगे। कौन सा में हम लगाएंगे, इसके अंदर स्क्विरल केज रोटर, स्क्विरल केज लगा देंगे। तो देखिए इसके अंदर ये एक चीज आ जाएगी, जो रोटर है वो आपका स्क्विरल केज टाइप का हो जाएगा। और स्क्विरल केज टाइप का रोटर कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बार टाइप लगी रहती है ना इसके अंदर, तो वही इसके अंदर क्या आ जाएगी, इस तरह का ये रोटर हो जाएगा और इसके अंदर ये बार आ जाएगी। अब जैसे ही इसके अंदर ये बार आ गई तो ये क्या होगा, ये हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह हो गया है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के समय पे मेरी मोटर, मैं कहूं अल्टरनेटर के समान चलती है। स्क्विरल केज मोटर अल्टरनेटर में भी होता है, तो स्टार्टिंग के समय पे हमारी मोटर स्क्विरल केज मोटर की तरह चलती है, यानी कि अल्टरनेटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह रन करती है। तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे जगह दिख रही है, जगह नहीं, अभी बाद में लिखा दूंगा, वर्किंग समझ आ गई ना। अब देखो क्या होगा, अब इस रोटर की वजह से इन पोल से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पोल से कोई लेना देना नहीं है, खत्म। अब रोटर से कोई लेना देना नहीं, और ना ही अभी तक मैंने रोटर को डीसी सप्लाई दी है, ना ही रोटर को मैंने डीसी सप्लाई दी है, ठीक है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग के समय पे सिंक्रोनस मोटर में डीसी सप्लाई दूंगा ही नहीं, क्योंकि डीसी सप्लाई देते तो मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बनते ही इसके अंदर पोल आ जाएंगे, और ये पोल फिर इसके कारण ये चलेगी नहीं। तो स्टार्टिंग के समय पे मैं पोल नहीं दूंगा, ठीक है। अब पोल ना देने के कारण यहाँ पे कोई पोल विकसित ही नहीं हुए। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक आयरन का पीस है, तो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगा और ये लगातार इसके साथ घूमता रहेगा।
तो स्क्विरल केज बनाने की वजह से मेरा रोटर घूमता रहेगा। तो स्टार्टिंग के समय पे रोटर इंडक्शन मोटर की तरह घूमता है, और एक बार मैंने क्या बोला, एक बार जब इसने स्पीड अचीव कर लेगा, ठीक है, एक बार जैसे इसने स्पीड अचीव कर ली तो ये लगातार फिर ये आपस में जैसे साउथ और नॉर्थ लॉक हो जाएंगे, ये जो ना साउथ और नॉर्थ पोल आपस में लॉक हो जाएंगे, और लॉक होने के बाद में ये लगातार सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता रहेगा। जैसे ही मोटर घूम गई तो हम लोग क्या करेंगे, रोटर को तुरंत डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे। जैसे ही रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ा तो फिर इसके साउथ, फिर है ना, ऐसा नहीं कि साउथ और साउथ पोल आएंगे आपस में, नहीं आएंगे, क्योंकि फिर मेरी मोटर एक बार जैसे स्पीड अचीव कर ली तो लॉक हो जाएंगे, एक बार जैसे थोड़ी सी स्पीड अचीव कर ली तो साउथ और नॉर्थ पोल आपस में लॉक हो जाएंगे, और जैसे ये लॉक हो जाएंगे आपस में तो मेरी मोटर लगातार सिंक्रोनस स्पीड पर, क्योंकि स्टेटर का जो फ्लक्स है वो कैसा है, सिंक्रोनस है, तो फिर मेरी मोटर लगातार सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते रहेगी। तो क्या सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग समझ आई? 2-3 बार वीडियो देखोगे तब समझ आएगी। देखो 15 मिनट हो गए लगातार 16 मिनट मुझे सिर्फ ये टॉपिक समझाते हुए, तो आप इसको जब 3 से 4 बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी आपकी चीज समझ आएगी। अभी ये चीज समझ ली, अब इसके पॉइंट्स लगा देता हूं तो आपकी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इसके पॉइंट लगा देता हूं तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको देखो वर्किंग समझनी है, लेकिन चीजें पता हो ब्रीफली तब ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चीजें ब्रीफली पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार वर्किंग मोटर चली कैसे, आखिर मोटर ने चली कैसे। कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं पढ़ना जरूरी है। जिस भी दोस्त ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट से वीडियो पर लाइक ठोकेंगे, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अभी तक नहीं आए हैं। तो सबसे पहले देखो, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए, अब मेरे को मेरी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए पहले इंडक्शन मोटर की तरह, ठीक है, आईएम क्या है, इंडक्शन मोटर की तरह चलाया जाता है। तो सबसे पहले इंडक्शन मोटर की तरह चलाया जाएगा डीसी सप्लाई को ऑफ रख के। ध्यान रखेंगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंडक्शन मोटर चलना, सिंक्रोनस मोटर चलना स्टार्ट करेगी उस समय पे डीसी सप्लाई ऑफ रहती है, डीसी सप्लाई ऑफ रहती है, ठीक है, डीसी सप्लाई ऑफ रहती है। तो जब मोटर, तो अब जब कुछ सिंक्रोनस मोटर, जो मेरी सिंक्रोनस मोटर है, कुछ गति को अचीव कर लेती है, कुछ गति प्राप्त कर लेती है, अचीव कर लेती है, उसके बाद डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं, उसके बाद डीसी सप्लाई को ऑन करते हैं। अब एक बार जब डीसी सप्लाई ऑन होगी तो होगा क्या कि मेरी मोटर स्टेटर की रिवॉल्विंग फील्ड की तरह लगातार सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती रहेगी। तो डीसी सप्लाई ऑन करते ही, जैसे ही डीसी सप्लाई ऑन करेंगे तो डीसी सप्लाई ऑन करते ही क्या होगा, रोटर पर पोल बनेंगे, रोटर पर पोल बनेंगे, और क्या होगा, पोल बनने के साथ साथ रोटर जो है हमारा, रोटर जो है स्टेटर के साथ लॉक होकर, अब जैसे ही पोल बन गए तो रोटर स्टेटर के साथ लॉक हो जाएगा, और लॉक होकर लगातार सिंक्रोनस गति पर घूमता रहेगा, लगातार सिंक्रोनस की जो गति है उस पर घूमता रहेगा। तो क्या आपको वर्किंग और जो भी चीज मैंने समझाने की कोशिश की थी वो समझ आई क्या? अब देखो ये पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, यही नोट्स हैं। कहते रहते हो ना कई बच्चे नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो नीलम जी आपके लिए नोट्स यही हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़ो, याद करो, लिखो, रटो, जो भी करो, और इससे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसी के द्वारा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, सारी चीजें समझ आ गई? थोड़ा राइटिंग में एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जो मुंह से बोली बात है वो ध्यान रखो, राइटिंग थोड़ी खराब है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये भी मैं हटा रहा हूं। कौन कौन आ रहा है भैया, कमेंट करते जाओ जो जो आता जा रहा है।
सर मेरे फ़ोन का नेट का क्या कह रहा है भाई, फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ओके कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग अंकित। हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या हिसाब किताब है, और किस किस का नेट का रिचार्ज ख़त्म होता जा रहा है? और कोई है जिसका कुछ ख़त्म हो गया है? चलो अब बात करते हैं, स्टेटर के अंदर 3 मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। अब स्टेटर क्या होता है? स्टेटर पर 3 फेज सप्लाई दी जाती है जिसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्लियर है स्टेटर के बारे में? मैं आज हो जाएगा, अच्छा आज हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो रिचार्ज कर लेना कल सुबह। तो स्टेटर के ऊपर 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है। क्लियर है, लिखा दिया। चलो रोटर, तो रोटर के ऊपर रोटेट करने वाला भाग होता है। रोटर क्या होता है हमारा? रोटेट करने वाला भाग होता है। और रोटर पर स्थायी पोलैरिटी उत्पन्न करने वाले डीसी पोल स्थापित किए जाते हैं। तो भाई रोटर पर मुझे परमानेंट पोल्स बनाने हैं, तो इसीलिए उस पर परमानेंट पोल्स स्थापित होंगे। कैसे? डीसी सप्लाई के द्वारा। रोटर पर पोल कब स्थापित होंगे? जब उसे डीसी सप्लाई दी जाएगी। अब रोटर दो तरह के हैं, सैलेंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। तो सैलेंट पोल भी मैं आपको बता चुका हूं और सिलेंड्रिकल भी बता चुका हूं। सैलेंट पोल में डायमीटर ज्यादा होता है जबकि लंबाई कम होती है, जबकि सिलेंड्रिकल में लंबाई ज्यादा और डायमीटर कम रखा जाता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ये चीज मैं पहले ही समझा चुका हूं। फिर उसके बाद एक्साइटर। एक्साइटर एक डीसी शंट मोटर होती है जो कि रोटर को डीसी सप्लाई देकर पोलैरिटी यानी कि पोल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो रोटर पर पोल उत्पन्न करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? आपसे सीधे सीधे एग्जाम में आएगा, बताओ। कंफ्यूज हो जाओगे, कमेंट करके बताना कि रोटर पर पोल्स उत्पन्न करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ। भाई रोटर पर पोल उत्पन्न करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है। सिंपल सा ध्यान रखो कि रोटर पर पोल उत्पन्न करने हैं और उन पोल्स को उत्पन्न करने के लिए डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताओ सिंक्रोनस स्पीड यानी कि तुल्यकालिक गति निकालने का फॉर्मूला 120F/P होता है, क्योंकि ये रोटर, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर घूमते हैं, यानी कि इसके लिए ये सेल्फ स्टार्ट तो नहीं रहता लेकिन इसकी गति कांस्टेंट रहती है। तो सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि मैं वहां सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करूंगा जहां मुझे कांस्टेंट स्पीड चाहिए, स्पीड में मेरे ज्यादा अंतर ना हो, वहीं पर मैं अपना सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर पर एक्साइटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं नई। ये देखो SY है सिंक्रोनस मोटर पर उत्तेजन यानी कि एक्साइटेशन, उत्तेजन में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि एक्साइटेशन में अगर मैं परिवर्तन करता हूं तो क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। उत्तेजन में एक्साइटेशन का प्रभाव क्या उत्पन्न होता है, अब हमें ये चीज देखनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेशन, सिंक्रोनस मोटर है। अब सिंक्रोनस मोटर पर एक्साइटेशन आप दे रहे हो, डीसी सप्लाई दे रहे हो। अब उस डीसी सप्लाई की वजह से रोटर के अंदर क्या पैदा होगा? एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे दो चीज होगी। सबसे पहली चीज तो क्या होगी, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा है ना यहाँ पे सब लोगों को? V तो क्या हो गया? सप्लाई का वोल्टेज। लेकिन एक होगा EB जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बैक ईएमएफ। और ये बैक ईएमएफ कहां पैदा होगा? रोटर के अंदर। बैक ईएमएफ रोटर के अंदर पैदा होता है। तो सप्लाई वोल्टेज V और रोटर के अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होता है। अब दोनों बैक ईएमएफ के कारण, देखो दोनों ईएमएफ के कारण वोल्टेज भी एक ईएमएफ है, वोल्टेज है, और ईएमएफ भी एक वोल्टेज है। तो इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट ईएमएफ आता है जिसे कि हम लोग क्या कहेंगे? E। इन दोनों का रिजल्टेंट ईएमएफ E हो जाएगा। चलिए वो तो कोई बात नहीं। अब देखो स्टेटर के अंदर जो करंट होगी वो IS और रोटर के जो अंदर करंट होगी IR। तो IS करंट क्या हो गई? स्टेटर की करंट। IR हो गई रोटर की करंट। स्टेटर की करंट और रोटर की करंट IS और IR हो गई।
ठीक है। तो यानी कि देखो स्टेटर करंट IS निकालने के लिए आप रिजल्टेंट EMF में ZS का भाग दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे इतने काम की नहीं है। मेन चीज देखो कि सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर की मात्रा एक्साइटेशन को घटा बढ़ाकर परिवर्तित की जा सकती है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग कि सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को उत्तेजन घटा बढ़ाकर परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि देखो सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर तीन तरह का होता है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। अब पावर फैक्टर को यूनिटी बनाने के लिए, लैगिंग बनाने के लिए, लीडिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्साइटेशन में परिवर्तन करेंगे। तो एक चीज याद रख लो कि सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, एक्साइटेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक बार जलपान कर लेते हैं। क्लियर है कि सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर को घटाने और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बताइए दोस्तों, एक्साइटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब तीन तरह के एक्साइटेशन में परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आता है बैक EMF ज्यादा होगा सप्लाई वोल्टेज से। कब, जब, सॉरी पहले लेस का करते हैं, जब बैक EMF का मान, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग आकाश मौर्य जी, ओके चलिए पवन टांग बैक आ चुका है। आकाश जी काफी दिनों बाद दर्शन दिया आपने। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, जब बैक EMF का मान सप्लाई वोल्टेज से कम हो, तो इस समय रोटर एक्साइटेशन कमजोर होने के कारण मोटर कम उत्तेजित होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, रोटर एक्साइटेशन रोटर का एक्साइटेशन कम होने के कारण, अब जब रोटर का एक्साइटेशन कम है तो क्या कहेंगे हम लोग, अंडर एक्साइटेड। क्यों, क्योंकि रोटर के अंदर जो EMF आप एक्साइटेशन दे रहे हो वो कम है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे अंडर एक्साइटेड मोटर, ठीक है। अब इस स्थिति में काफी सारी चीजें क्या होगी वो अपन लोग डायग्राम समझना होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग तीनों का डायग्राम बनाएंगे। अभी सिर्फ तीनों के बारे में चीजें लिख लेते हैं। देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टेटर करंट है वो रोटर से थीटा डिग्री पीछे रहेगी। देखो IS IR से थीटा डिग्री पीछे। क्यों थीटा डिग्री पीछे हो जाएगा, क्योंकि भाई अपना लैग कर रहा है ना। देखो अंडर एक्साइटेड है तो वो करंट भी हमारी अंडर एक्साइटेड यानी कि लैग करेगी, और इस स्थिति में मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर अथवा अधिक। अब देखो जब मेरी मोटर जब भी अंडर एक्साइटेड होगी तो पावर फैक्टर कौन सा होगा, ये ध्यान रखना, लैगिंग। अब क्या लैगिंग बताऊं, लैगिंग को क्या कहते हैं, पश्चगामी। लैगिंग को क्या कहा जाता है, पश्चगामी पावर फैक्टर। तो जब जब दोस्तों देखिए बैक EMF इज लेस देन वोल्टेज, जब बैक EMF का मान कम होगा यानी कि एक्साइटेशन का मान कम होगा, उस समय पे मेरी मोटर अंडर एक्साइटेड कहलाएगी, और उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर निकल के आएगा वो लैगिंग। एग्जाम में आएगा, बताओ अंडर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी या कोई नहीं। आप क्या टिक करोगे, लैगिंग। या फिर लैगिंग पावर फैक्टर के समय मोटर के अंदर कौन सा एक्साइटेशन होता है, अंडर एक्साइटेशन होता है। चलो अब इसके बाद आता है दूसरा, जब बैक EMF का मान बराबर होगा सप्लाई वोल्टेज के, तो इस समय पे क्या होगा, रोटर एक्साइटेशन को बढ़ाकर EMF के बराबर कर दिया जाता है। तो लिख लेते हैं, रोटर एक्साइटेशन को बढ़ाकर वोल्टेज के बराबर कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे, देखो अब मैंने को क्या करना है कि रोटर के एक्साइटेशन को बढ़ाकर जितना सप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर कर देंगे। इस चीज से होगा क्या, IS और IR बराबर हो जाएंगे, प्लस जो पावर फैक्टर मुझे मिलेगा वो मिलेगा यूनिटी पावर फैक्टर। इससे मुझे पावर फैक्टर कौन सा मिलेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर इस समय मेरी मोटर काम करती है। इस समय पे मेरी मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ सप्लाई वोल्टेज और करंट एक ही फेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो जिस फेज में V है उसी फेज में I आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, इसे कहेंगे देखिए फ्लैट एक्साइटेड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन अपन लोग ज्यादा चीज क्या देखेंगे कि जब एक्साइटेशन सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तब मेरी मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तीसरा देखेंगे
जब बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। देखो तो मैंने मेरे रोटर के एक्साइटेशन को बढ़ाकर क्या कर दिया, ओवर एक्साइटेड। तो मैं कहूंगा ओवर एक्साइटेड कह देता हूं सीधा ही सीधा, क्योंकि ये तो आप लिख सकते हो ना कि मैंने मेरे एक्साइटेशन को क्या करा, सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा। देखो एक्साइटेशन को सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा कर दिया, एक्साइटेशन बढ़ा दिया। तो इस कंडीशन में मेरी मोटर क्या हो जाएगी, ओवर एक्साइटेड, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इस टाइम पे मुझे लीडिंग पावर फैक्टर प्राप्त होने लग जाएगा। क्लियर है क्या भाई, इस कारण मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। क्लियर है। अब इन सभी का अपन लोग एक बार क्या है वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी सारी जगह है और हम आसानी से यहाँ पे अपना अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपन एक बार क्या है कि सारे ग्राफ एक साथ बनाएंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। सारे ग्राफ एक साथ बनाएंगे, चलिए है ना, सारे ग्राफ एक साथ बनाएंगे अपन। चलो अब देखेंगे, सबसे पहले बनाएंगे अपन इस चीज का डायग्राम। सबसे पहले अपन बनाएंगे इस चीज का डायग्राम। यहां बैक ईएमएफ का मान कम है, बैक ईएमएफ का मान कम है, तो ये सेंटर लाइन से देखो ये रहा बैक ईएमएफ ईबी। भाई बैक ईएमएफ कम है ना तो बैक ईएमएफ नीचे की तरफ आएगा। अब सप्लाई वोल्टेज इससे ज्यादा है, सप्लाई वोल्टेज इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो सप्लाई वोल्टेज ऊपर की तरफ बनेगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो कहलाएगा, ई आर। रिजल्टेंट ईएमएफ ई आर कहलाएगा। ठीक है, और जो सप्लाई करंट है स्टेटर की करंट वोल्टेज से पीछे चलेगी। मैंने आपको बताया था क्या, आई एस आई आर से थीटा डिग्री पीछे चलेगी। तो ठीक है, तो आई एस को कुछ पीछे कर दो, तो ये बन गई मेरी आई एस करंट कुछ पीछे बन गई। किसके रिस्पेक्ट में, ई आर के रिस्पेक्ट में। ये थीटा डिग्री कह लो, 5 डिग्री कह लो, कुछ भी कह लो, ये से थोड़ा सा पीछे बनेगी। ठीक है, ये से पीछे बनेगी। तो ये हो गया पहले नंबर का, जब बैक ईएमएफ का मान कम है। अब हम लोग बनाएंगे सेकंड नंबर का, जब बैक ईएमएफ का मान बराबर होगा, यानी कि सप्लाई वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में होंगे। तो देखो सेम बैक ईएमएफ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आपका सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज भी। लेकिन अब इस कंडीशन में देखो, यहां तो क्या था, आईएस करंट पीछे बनेगी क्योंकि ये लैगिंग था। लेकिन यहां सप्लाई वोल्टेज और करंट दोनों देखो मैंने यहां पे बनाया था ना, एक ही लाइन में है। इस वजह से क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहां बनेगा, इसी लाइन पे रिजल्टेंट प्राप्त होगा हमें यहां पर। तो ये रिजल्टेंट यहां प्राप्त हो जाएगा। अब ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है सेकंड नंबर वाला। ठीक है, थर्ड नंबर वाले डायग्राम पे आते हैं हम लोग। तो वही सेम लाइन आ जाएगी कि ये नीचे गया आपका ईबीईएमएफ, ईबीईएमएफ नीचे है। सप्लाई वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ। अब देखो मैंने यहां पे एक चीज बोली आपको, आपको ध्यान हो कि बैक ईएमएफ का मान बढ़ाया जाता है। तो बैक ईएमएफ का मान देखो, आप इसको ऐसे ना बनाकर थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, इतना बैक ईएमएफ कर देंगे अपन लोग। ठीक है, अब जो इसका ईएमएफ बनेगा, तो ये सप्लाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बैक ईएमएफ का मान ज्यादा है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो ई आर है वो यहां बनेगा। और करंट लीड कर रही है, देखो पावर फैक्टर कौन सा है, लीडिंग, यानी कि करंट मेरी लीड करेगी, यानी कि करंट मेरी आगे की तरफ आ जाएगी। तो यहां बनेगा आई एस, यहां क्या बनेगा, आई एस बनेगा। अभी बताओ इतने शानदार तरीके से क्या आपने कभी समझी ये चीज, आती नहीं समझ में। हालांकि इतना ध्यान नहीं रखना, ध्यान क्या रखना है, जो मैंने बोर्ड पे चीजें लिखाई है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जो चीजें मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिखाई है वो चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है, बाकी तो इतने टेंशन लेने की बात है ही नहीं। बता दो कमेंट करके, क्या ये वाला टॉपिक क्लियर है। बताओ भाई, यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या, डायग्राम में एक बार देख लो। मैं साइड में हट जाता हूँ, मैं बिल्कुल साइड में हो रहा हूँ, एक बार डायग्राम अच्छे से देख लो। किसी को किसी भी तरह का डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। क्या वो भाई क्लास में कोई प्रेजेंट नहीं है क्या। क्लियर है।
तो भाई इतनी क्वांटिटी कम कैसे होती जा रही है कि पढ़ाने का लेवल डाउन कराया क्या मैंने? पवन, अब तो तेरा दोस्त यश भी नहीं आता है, और तुम लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी गिरती जा रही है कि जो बाकी बाहर वाले बच्चे देखेंगे तो वो सोचेंगे भाई यहाँ पे तो व्यू ही नहीं आते, यहाँ पे तो कोई बच्चा आता ही नहीं क्लास लेने, तो हम क्यों आए? फिर आप लोग कहते हैं कि सर ईडी की क्लास, ईडी की क्लास। क्या होगा बताओ, क्या करा जाए? भाई किसी को कोई कमी लग रही हो तो सजेशन दो यार, अपना अपना चैनल बढ़ाएंगे, अपन को कमी को दूर करेंगे। किसी को पढ़ाने लिखाने में या किसी भी चीज़ में कोई कमी लग रही हो तो कमेंट करके बताओ कि सर ये चीज़ इंप्रूव करो, तो हम उसे इंप्रूव करेंगे। बाकी देखो, बाकी पढ़ा रहे तो बाकियों पे तो व्यू आ रहे हैं, अपन पे बस डिजिटल बोर्ड ही तो नहीं है भाई, हम थोड़े गरीब हैं हमारा चैनल थोड़ा छोटा है तो हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। चलो अगला देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर पर लोड का प्रभाव। जो मेरी सिंक्रोनस मोटर मेरे पास है उस पर लोड का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अब हम लोगों को समझना पड़ेगा, और ये समझना ही है, ठीक है? कि भाई देखो, अब अगर मेरी मोटर मैं मानता हूं पर 1 किलोवाट की मेरी मोटर है, तो अब अगर आप मोटर पे 0 किलोवाट से लेकर 1 किलोवाट तक कोई भी परिवर्तन करोगे तो स्पीड में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। स्पीड घूमेगी हमेशा कितने किलोवाट के लिए? 1 किलोवाट के लिए। सिंक्रोनस मोटर हमेशा 1 किलोवाट के लिए ही घूमेगी, उसमें अब आप भले उसको 1 किलोवाट की स्पीड लोड होगा उतनी ही स्पीड पे घूमेगी, ठीक है? 1 किलोवाट के लोड के लिए घूमेगी। अब आप चाहे आधा लोड चलाओ या पूरा लोड चलाओ, वो 1 किलोवाट की स्पीड से घूमेगी। तो लोड कम या ज्यादा करने पर उस मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, एक क्षणिक, जैसे मानो जीरो अभी 200 वाट है, अब 200 वाट से 1 किलोवाट करते हो यानी कि 1000 वाट करते हो, तो मात्र कुछ सेकंड के लिए स्पीड में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और फिर दोबारा मेरी मोटर वही स्पीड से घूमने लगती है, दोबारा मोटर वही स्पीड से घूमने लगती है। तो जब मोटर पर लोड अप्लाई किया जाएगा तो औसत गति के मान में कमी नहीं होती है। तो लिख लेते हैं, लोड बढ़ाने पर तो जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे, लोड अप्लाई करोगे, तो मोटर के एवरेज स्पीड में देखो, लोड बढ़ाने पर मोटर की गति के औसत, यानी कि देखो भाई पहले 100 चली, 200 चली, 300 चली, तो 100, 200, 300, 600 हो गया, 600 बटा 3 करेंगे तो 300 आ गया, 600 बटा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 200 आ गया। तो यानी कि मेंटेन क्या रही? औसत स्पीड तो मेंटेन नहीं भाई, कभी 100 ही, 20 चली, 200, 300, तो 200 से कभी तो 100 ही, कभी 300 की, लेकिन एवरेज गति तो कांस्टेंट मेंटेन नहीं ना कि जो 200 की थी। तो वही चीज है कि थोड़ा बहुत लोड बढ़ाने पर मोटर की औसत गति कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब जब मोटर के ऊपर लोड डालेंगे तो क्षणिक समय के लिए लोड की उपस्थिति में मोटर कुछ धीमी हो जाती है। तो ये बात सिर्फ सुन के ध्यान रख लो, जैसे ही मोटर पे आप कुछ लोड डालोगे तो मेरी मोटर की गति कुछ क्षणिक समय के लिए कम हो जाती है। कितनी? मात्र कुछ देरी के लिए मेरी मोटर की गति कम हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो मात्र सिंक्रोनस मोटर में लोड के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए मेरी मोटर की गति कम हो जाती है और उसके बाद दोबारा वैसी हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर लोड को ज्यादा समय तक, अब 1 किलोवाट से ज्यादा लोड बढ़ाओगे तो मेरी मोटर रुक जाएगी। 1 किलोवाट से ज्यादा लोड जैसे ही आप लोग बढ़ाओगे तो पूरी मोटर पूर्णतः रुक जाएगी। क्लियर है? ये चीज भी ध्यान रखो कि जैसे ही आप मोटर पर 1 किलोवाट से ज्यादा लोड बढ़ाते हो तो मोटर वहीं तुरंत रुक जाएगी। चलिए, तो ये हटा देते हैं अपन लोग। अगला टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर का वी एवं एंटी वी कर्व। वी कर्व एंड एंटी वी कर्व, ठीक है? तो वी और एंटी वी कर्व के बारे में हमें अब पढ़ना है। अब वी और एंटी कर्व क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन में परिवर्तन करके आप लोग मोटर की आर्मेचर करंट के अलग अलग मान, भाई एक्साइटेशन में परिवर्तन करोगे तो देखो आर्मेचर करंट में भी अलग अलग परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एक्साइटेशन में चेंज करके हम मोटर के आर्मेचर करंट में अलग अलग परिवर्तन कर सकते हैं। और एक ही इनपुट मान के लिए, देखो इनपुट तो एक ही है, अल्टरनेटर में इनपुट, सिंक्रोनस मोटर में इनपुट तो एक है, लेकिन करंट अलग अलग ले सकते हैं। कैसे? भाई स्टेटर पे सप्लाई तो कांस्टेंट आ रही है, इनपुट एक ही है, लेकिन एक्साइटेशन को चेंज करके मैं अल्टरनेटर में आर्मेचर करंट के अलग अलग मान प्राप्त कर सकता हूं।
तो जब उत्तेजन को निम्न से उच्च मान तक परिवर्तित किया जाता है तो एक्साइटेशन है उसे मैं जीरो से लेके लो से लेके हाई वैल्यू पे कंट्रोल कर रहा हूं। तो देखो एक डायग्राम बनेगा छोटा सा, ठीक है, यहां पे मैं एक्साइटेशन दे रहा हूं। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये हो गई एक्साइटेशन की, ठीक है, ये एक्साइटेशन की लाइन हो गई। और उसके बाद जो मेरी करंट है वो हो गई आर्मेचर करंट IA, ठीक है। और इस समय पे ये जो cos फाई का मान है इस समय पे हो गया cos फाई 1। अब देखो जैसे जैसे आप एक्साइटेशन को कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप एक्साइटेशन को कम करते जाओगे तो उत्तेजन को निम्न मान, तो देखो अलग अलग एक्साइटेशन ले रहा हूं मैं, 1 2 3 और यहां पे भी 1 2 3, ये सब क्या है, आर्मेचर करंट है। ये सब क्या है, मेरी आर्मेचर करंट है, अलग अलग आर्मेचर करंट है, ठीक है, अलग अलग आर्मेचर करंट है। खास बात क्या है, ये तो है लीडिंग एक्साइटेशन के लिए, ये है लीडिंग एक्साइटेशन और ये है लैगिंग एक्साइटेशन। ये लीडिंग एक्साइटेशन और ये हो गया आपका लैगिंग एक्साइटेशन के लिए मेरी सिंक्रोनस मोटर काम करेगी। क्लियर है? अब देखो जब आपका cos फाई है, cos फाई का मान 1 है, तब जो करंट का मान होगा क्या होगा, निम्न होगा, तब करंट का मान निम्न होगा। तो जब आप एक्साइटेशन को लो वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक बढ़ाते हैं तब आर्मेचर करंट का मान घटता है। तो यानी कि देखो आर्मेचर करंट का मान यहां ज्यादा है, अब जैसे लो वैल्यू से लेके आगे आप 1 पे आ गए तो क्या होगा, करंट का मान घटना स्टार्ट हुआ, यहां ज्यादा यहां कम फिर कम और यहां सबसे कम हो गई, करंट का मान सबसे लो। फिर जैसे जैसे आप एक पॉइंट के बाद अपन दोबारा से उसको किसी एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान पुनः बढ़ता है। तो ये कह सकता हूं कि क्या यूनिटी पावर फैक्टर पर IA का मान निम्न होता है। अब यहां देखो ऊपर लो, ये सबसे ज्यादा एक्साइटेशन है, फिर धीरे धीरे अगर एक्साइटेशन यहां से कम करते तो देखो आर्मेचर करंट फिर कम हो रही है, लेकिन यहां ऐसे बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ रही है। तो आर्मेचर करंट एक्साइटेशन के मान को बढ़ाते हुए जीरो से आगे जाएंगे तो हमेशा आर्मेचर करंट का मान कम होता जाएगा। अब सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग से प्रवाहित क्षेत्र धारा के मान को बढ़ाकर एक्साइटेशन को बढ़ा सकते हैं। अब भाई सीधी बात है, रोटर में जो फील्ड करंट दे रखी है वहां से करंट को बढ़ाकर एक्साइटेशन को बढ़ाया जा सकता है और इसी हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन अब देखो आर्मेचर करंट और एक्साइटेशन करंट के मध्य जो कर्व खींचा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वी कर्व कहते हैं। तो यहां देखो क्या होगा, एक्साइटेशन को हम लोग एक्साइटेशन करंट बोलेंगे, एक्साइटेशन करंट, और यहां आ गई आर्मेचर करंट, ठीक है, ये एक्साइटेशन करंट हो गई और ये आ गई आर्मेचर करंट। क्लियर है क्या भाई? डायग्राम तो बराबर दिख रहा है ना सब लोगों को, डायग्राम तो ज्यादा बड़ा बनाया नहीं है मैंने। अब क्या होगा यहां पे, ये मानो एक्साइटेशन आप बढ़ाते जाओगे तो यहां 100, यहां 200 और यहां पे 300 हो गया। अब एक्साइटेशन बढ़ने के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, देखो जैसे जैसे आप लोग एक्साइटेशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आर्मेचर करंट का मान कम हो रहा है ना। देखो आर्मेचर करंट का मान कम होता जा रहा है जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ा रहे हो। तो देखो एक्साइटेशन तो यहां बढ़ रहा है लेकिन आर्मेचर करंट गिरती जा रही है भाई, आर्मेचर करंट गिरती जा रही है और आर्मेचर करंट गिरती जा रही है। तो जैसे जैसे आप एक्साइटेशन का मान बढ़ाओगे आर्मेचर करंट का मान गिरता जाएगा। तो यहां देखो, यहां तो क्या होगा, ये हो गया लैगिंग, क्या हो गया लैगिंग, और यहां हो गया लीडिंग, ठीक है, ये हो गया लैगिंग और वो हो गया लीडिंग। साथ ही साथ एक और चीज हमें देखनी है, नो लोड। तो ये देखो ये जो कंडीशन है ना जहां पे आर्मेचर करंट का मान सबसे कम हुआ, नो लोड, फिर हाफ लोड और यहां फुल लोड। क्योंकि यहां फुल लोड में देखो आर्मेचर करंट का मान बहुत कम हुआ, जब लोड पूरा था तब आर्मेचर करंट का मान बहुत ज्यादा कम हुआ, ठीक है। अब एक चीज जो आप लोग भूल गए, लेकिन मैं तो नहीं भूला, आप लोग भूले लेकिन मैं नहीं भूला, क्या, ये जो लाइन है ये क्या है, cos फाई का मान 1, यानी कि आपको मैंने बताया था कि जब पावर फैक्टर का मान कम होगा, पावर फैक्टर का मान यूनिटी होगा तब आर्मेचर करंट का मान सबसे कम होता है। देखो ये रहा, आर्मेचर करंट का मान सबसे कम कहां है, यूनिटी पावर फैक्टर पर, फिर कम कहां है, सबसे कम। तो देखो जैसे जैसे आप एक्साइटेशन बढ़ा रहे हो, तो देखो यहां मैंने एक्साइटेशन बढ़ाना स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का मान गिना और फिर यूनिटी पे आके बिल्कुल जीरो हो गया,
और फिर उसके बाद दोबारा जैसे मैं एक्साइटेशन बढ़ाऊंगा, देखो एक्साइटेशन और बढ़ाया मैंने, अभी तो और बढ़ा रहा हूं, फिर एक बार जब करंट के 0 हो जाने के बाद आप एक्साइटेशन और बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट का मान देखो यहां बढ़ रहा है, यानी कि यूनिटी से पहले लैगिंग में तो करंट का मान घटेगा और लीडिंग में करंट का मान बढ़ेगा, ये ध्यान रखो। तो आप आपके लिए मैं छोटा सा नोट तैयार कर देता हूं। लैगिंग में आई का मान घटेगा, लेकिन लीडिंग कंडीशन में आई का मान बढ़ेगा, और सबसे कम मान कब होगा, cos फाई का मान जब 1 होगा। तो ये है आपका, और ये जो कर्व बनाया जाता है ये अंग्रेजी अक्षर के वी कर्व जैसा दिखता है, हालांकि यू जैसा दिख रहा है, लेकिन गणित विशेषज्ञों ने कहा कि ये वी कर्व जैसा पड़ता है, इसीलिए इसका नाम वी कर्व रखा गया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, आपसे पूछेगा बताइए कि इस सिंक्रोनस मोटर के वी कर्व में आर्मेचर करंट का मान 0 कब होता है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर आर्मेचर करंट का मान 0 रखा जाता है, या होता है, रखा नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। भाई जितने अच्छे तरीके से मैं यहां समझा रहा हूं उतना अच्छा तो मैं कभी क्लास में भी नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो आप लोग समझो इसे अच्छे से। तो ये दोनों कर्व क्लियर हैं। अब वी कर्व बनाने के बाद एक आता है इन्वर्टेड वी कर्व, उल्टा वी कर्व। लेकिन ये जो उल्टे वी कर्व की खास बात क्या है, क्योंकि ये फील्ड एक्साइटेशन और पावर फैक्टर के बीच में, तो ये बनाया जाएगा cos फाई और उत्तेजन धारा। उत्तेजन धारा यही है, एक्साइटेशन करंट जो यहां था वो यही है, ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पावर फैक्टर लैगिंग टू लीडिंग चलेगा। पावर फैक्टर लैगिंग टू लीडिंग चलना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए इस साइड में पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग, और यहां क्या है, लीडिंग, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है, यहां cos फाई का मान है 1, यहां cos फाई का मान क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर, सॉरी ये जो लाइन है ना ये लाइन है cos फाई पावर फैक्टर की। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपने एक्साइटेशन बढ़ाया, देखो जैसे जैसे आप एक्साइटेशन का मान बढ़ा दो वैसे वैसे मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे पावर फैक्टर का मान 1 हो जाएगा और फिर धीरे 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 मेरा पावर फैक्टर लीडिंग होगा और अगेन गिरता जाएगा, अगेन गिरता जाएगा। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड वी कर्व किस किस के बीच में बनाया जाता है, ये बनाया जाता है पावर फैक्टर और एक्साइटेशन करंट के बीच, किस किस के, पावर फैक्टर और एक्साइटेशन करंट के बीच में ये बनाया जाता है, ठीक है। तो अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है वो कल करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट है नहीं, बच्चे काफी क्लास में है नहीं, आते और जाते जा रहे हो, 3 बच्चों को पढ़ाने का मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यानी कि कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और देखो भैया पढ़ना लिखने का विचार नहीं है तो कल भी इतने कम थे आज भी इतने कम हो, फालतू में क्रोधित करो मत, डेली आना है तो आओ, पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ो, अदरवाइज रहने दो, मना कर दो, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आ रहे हैं उन सबका तो धन्यवाद। अभी एक बार कमेंट करके बता दो कौन कौन अभी तक क्लास में प्रेजेंट है, ये जो 2-3 महानुभाव हैं, महान हस्तियां हैं, वो कौन है जिन्हें हमसे ज्यादा ही प्यार है, जो जो क्लास में प्रेजेंट है वो अपना कमेंट करके बताओ। पवन टांक, लोकेश, गुरुजी, टाबर भाग्य दिखा, हाँ लोकेश जी आप भी तो पूरे टाइम नहीं टिकते हो कभी, मैंने आपको भी कभी पूरे टाइम नहीं देखा। अब आपकी तरह ही दोस्त है, आपके सारे दोस्त है देखो, ठीक है, सारे दोस्त आपकी तरह ही है, क्या करें, आप ही हो, सारे दोस्त मिलके ऐसे काम करते रहो। तो प्लानिंग तो नहीं करते भाई अलग से कहीं क्लास के बाहर कि सर की क्लास में नहीं जाना, तुम लोगों ने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया हो। पढ़ाई त्यागो अभियान तो नहीं चला रखा तुम लोगों ने, अब देखो क्लास एंड हो रही है तो सब लोग लाइव आ गए, है ना। मैंने देखा है कि लास्ट के 5-10 मिनट में सब लोग लाइव आ जाते हैं और बीच में कोई नहीं रहता, तो ऐसा तो मत करो रे यार तुम लोग, ठीक है। तो चलो अब अपना को क्लास आज की एंड कर दी मैंने, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, सब लोग आ जाएं 10 बजे लाइव, और पूरा टाइम बना रहा करो भैया, एक ही रिक्वेस्ट है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।